Hello student. Inflorescence is a group of flowers which are born on the floral axis. That floral axis is especially known as peduncle, or sometimes it is also called as rachis. But the term rachis is specifically used for pinnately compound leaf in which midrib is modified, and on the midrib at various points leaflets are connected. So let us consider this is stem and this is root part of the angiospermic plant. In stem, shoot apical meristematic cells are present. When vegetative growth get completed, आप लोग जानते हैं कि प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है या प्लांट का जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है उसकी दो फेजेस होती है, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज. वेजिटेटिव फेज स्टार्ट्स फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड. जब हम लोग सीड को सॉइल में सोइंग करते हैं तो उस सीड का जर्मिनेशन होता है. एज ए रिजल्ट ऑफ जर्मिनेशन स्मॉल प्लांट गेट इमर्जेस आउट from the soil and that small plant is called as seedling. अब ये जो seedling है मतलब बहुत छोटा सा प्लांट जो सीड जर्मिनेशन की वजह से जस्ट सॉइल के ऊपर इमर्ज हुआ और सॉइल के नीचे रूट फॉर्म किया. इस स्मॉल प्लांट यानी सीडलिंग का अब यहाँ पर ग्रोथ होगा, यानी ऑर्गन डेवलप हो गए. स्टेम की हाइट बढ़ेगी, ब्रांचेस डेवलप हो गए, लीफ का क्वांटिटी बढ़ेगा, लीफ का साइज भी इंक्रीज होगा और इसी तरह ऑफ कोर्स रूट की भी लेंथ इंक्रीज होगी, सेकेंडरी टर्शरी टैप रूट का फॉर्मेशन होगा. सो ऑल दिस ग्रोथ, ऑल दिस डेवलपमेंट आर कलेक्टिवली नोन एज ग्रोथ. अब देखिए कंप्लीट मान लीजिए ग्रोथ खत्म हो गया तो ये जो तीन स्टेप्स हैं इन तीनों को मिला करके हम लोग नाम देते हैं वेजिटेटिव फेज. Vegetative phase of growth. Now after complete growth what will happen? Floral bud is formed. Floral bud यानी फूल का जो कली होता है उसे हम लोग floral bud कहते हैं. This floral bud undergo the process which is called as anthesis. Anthesis का मतलब होता है opening of flower. क्योंकि फ्लावर जब खिलता है तो फ्लोरल बड की वजह से खिलता है, तो उस फ्लावर के खिलने को एंथेसिस कहते हैं. दैट इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर. ओपनिंग ऑफ फ्लावर के बाद में आपको फ्लावर दिखाई देगा. इस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. कॉमनली बाइसेक्सुअल फ्लावर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. तो फ्लावर को डेवलप ही किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए. फ्लावर अपने अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, मेल गमिट फीमेल गमिट से फ्यूज होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा और फिर ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी वॉल इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. सो आफ्टर फ्लावरिंग एंड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इज सीड. तो देखिए सीड को फिर से हम सॉइल में सो करेंगे, उसका जर्मिनेशन होगा और ये प्रोसेस रिपीट होती चली जाएगी. इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ. इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ऊपर की फेजेस को हमने नाम दिया वेजिटेटिव फेज. फ्लोरल बड से लेकर के सीड फॉर्मेशन तक जितनी फेजेस हैं इन फेजेस को हम लोग नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव phase. So when plant complete vegetative phase as well as reproductive phase, it is supposed that the life span of the plant get completed. Now come to this link between vegetative phase and floral phase. ये vegetative और reproductive phase के बीच में जो link है वो ये वाला arrow है. ग्रोथ कंप्लीशन के बाद में कौन डेवलप होगा? फ्लोरल बड. अब सवाल हमारे दिमाग में ये क्रिएट होता है कि सर प्लांट में ऐसे कौन से चेंजेस होंगे जिसकी वजह से फ्लोरल बड तैयार होगी. तो बच्चों आपको याद रखना है
कि प्लांट के इनसाइड में कुछ चेंजेस होंगे, आउटसाइड चेंजेस को ध्यान में रखते हुए। देखिए प्लांट के आउटसाइड में, प्लांट के सराउंडिंग में जो भी चीजें, उसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे। सो ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, internal factor changes. And what are those internal factor? Internal factors are हार्मोनल फैक्टर्स। प्लांट के अंदर कॉन्शियसनेस होता है, तो प्लांट इन्वायरमेंट को सेंस कर लेगा कि भाई मेरी ग्रोथ भी कंप्लीट हो चुकी है, अब इन्वायरमेंट, लाइट ड्यूरेशन, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारी कंडीशन फ्लावर फॉर्म करने के लिए फेवरेबल है। तो प्लांट में कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, वो हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पे देखेंगे कि लीफ के अंदर फ्लोरोजिन करके एक हार्मोन क्रिएट होता है, वो हार्मोन सीधा माइग्रेट होगा शूट अपाइकल मेरिस्टेम की तरफ, लीफ से शूट अपाइकल मेरिस्टेम। शूट अपाइकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स ऐसे हैं जो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब डिफरेंशिएट हो जाएंगे। और शूट अपाइकल मेरिस्टेम के वो कुछ सेल्स जो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुए या फ्लोरल मेरिस्टेम में डिफरेंशिएट हुए हैं, उन फ्लोरल मेरिस्टेम सेल्स को आप फ्लोरल प्राइमोर्डिया भी कह सकते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डिया। एंड दिस फ्लोरल प्राइमोर्डिया फॉर्म द floral bud. Okay, so point to be noted that when vegetative phase of the growth get completed, then due to favorable environment, hormonal changes occur in the plant. Environmental changes as well as hormonal changes are responsible to differentiate some of the shoot apical meristematic cell in the floral meristem, which is also called as floral primordia, and then floral bud get formed. This floral bud then show anthesis and flower is born or flower is developed on the plant. So floral bud after anthesis shows the development of flower. Okay, अब हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। देखिए कई प्लांट्स आप लोग ऐसे देखते हैं जिनके ऊपर सिंगल फ्लावर बॉर्न होता है, यानी एक ब्रांच के ऊपर एक फ्लावर, फिर दूसरी ब्रांच के ऊपर सिंगल फ्लावर, इस तरह से। सो इफ फ्लावर बॉर्न सिंगली, इफ फ्लावर इज सिंगल, देन दिस सिंगल फ्लावर इज नोन एज सॉलिटरी फ्लावर। याद रखिएगा, जिस तरह से मैं एग्जांपल आपको देता हूं, रोज, रोजा इंडिका इज अ बायोलॉजिकल नेम। रोज का प्लांट आप लोगों ने हमेशा देखा है, उसके ऊपर फ्लावर सिंगल बॉर्न होगा, ग्रुप के अंदर फ्लावर बॉर्न नहीं होंगे, तो दैट सिंगल रोज फ्लावर इज नोन एज सॉलिटरी फ्लावर। अब देखिए सॉलिटरी में दो ऑप्शंस आते हैं, एक होता है सॉलिटरी एक्साइल which is also known as axillary, और एक होता है solitary terminal। ये डिपेंड करता है फ्लोरल बड पर। सॉरी, मान लीजिए कि ये आपके पास में प्लांट बॉडी है और यहां पर एक ब्रांच है, इस ब्रांच के लेटरल साइड में, लेटरल मतलब बाजू में, लेटरल साइड में अगर फ्लोरल बड डेवलप होती है, सो दिस फ्लोरल बड इज एबल टू फॉर्म द फ्लावर, सिंगल फ्लावर। अब देखिए फ्लावर सिंगल है इसलिए क्या नाम देंगे आप उसको, सॉलिटरी। लेकिन सिंगल फ्लावर यानी सॉलिटरी फ्लावर का पोजीशन कौन सा है, ब्रांच के साइड में है, इसीलिए आप इस फ्लावर को नाम देंगे सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। क्लियर, सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर, बिकॉज सिंगल फ्लावर इज बॉर्न एट द साइड ऑफ ब्रांच। नेक्स्ट पॉइंट, let us consider this is another branch. At the tip of branch, floral bud is formed, and now this floral bud is able to produce flower, single flower. So if flower is single, then you must have to call it as a solitary,
but that single flower is born at the tip of the branch, at the end point of the branch, then that particular flower is called a solitary terminal flower. So both flowers are born singly, but upper branch show the flower on the side, that is called a solitary axillary, and lower branch show the presence of single flower at its apex or at its tip, then that flower is called a solitary terminal flower. तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए कि इफ फ्लावर बॉर्न सिंगल देन इट इज कॉल्ड ए सॉलिटरी. मेमोरी मैप बहुत आसान होता है याद रखने के लिए, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एकदम शॉर्ट में मैप बना करके दे दूं ताकि आप बहुत इजीली उसको याद रख सके. ये फेजेस एक मर्तबा देख लीजिए, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, इनके दरमियान लिंक जो होती है वो एनवायरमेंटल और हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से लिंक चेंज होती है. मींस वेजिटेटिव फेज गेट कन्वर्ट्स इनटू reproductive phase due to environmental changes and hormonal changes. Some of the shoot apical meristematic cell get differentiated into floral primordia or floral meristem, which form the floral bud, and that is open into flower. Single flower is solitary. It may be at the side of branch, that is axillary, or it may be at the tip of the branch or at the end point of the branch, which is called a solitary terminal. Clear? देखिए अब कई प्लांट्स हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि जिनमें फ्लावर सिंगल अकेला बॉर्न नहीं होता है, फ्लावर ग्रुप के अंदर क्रिएट होते हैं, बंच ऑफ फ्लावर और क्लस्टर ऑफ फ्लावर. दैट ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. फ्लावर के ग्रुप को, फ्लावर के क्लस्टर को क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. तो हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है दैट टॉपिक इज इन्फ्लोरेसेंस. जस्ट अ सेकेंड. यस, सो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज inflorescence. First of all, we must have to define technically the inflorescence is group or cluster of flower or bunch of flower. तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप, लेकिन पहले जो दो वर्ड्स हैं वो ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स हैं. So if flowers are developed in a group or in cluster, then group of flower or cluster of flowers is known as inflorescence. अब देखिए inflorescence को दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. The first type or first category is known as racemose inflorescence. Which inflorescence? Racemose. And this second category or second type of inflorescence is known as cymose inflorescence. Cymose, racemose and cymose. Inflorescence means group of flower, and inflorescence mainly classify into two types. First one is racemose inflorescence and second is cymose inflorescence. इन दोनों इन्फ्लोरेसेंस में हम कुछ डिफरेंसेस विथ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे. डिफरेंसेस विथ कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो लाइंस या जो मेन वर्ड्स में नीचे लिखूंगा वो इन रेसिमोस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहेंगे और डिफरेंस रहेगा साइमोस के दरमियान. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिमोस इज, अब देखिए इधर मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको दे देता हूं. दो टर्म्स है आपके पास, एक टर्म में ज्यादा अल्फाबेट्स हैं यानी लंबा चौड़ा नाम है, और एक टर्म में कम अल्फाबेट्स है यानी छोटी सी टर्म है. ठीक है, छोटा मोटा नाम है. तो जिस नाम में ज्यादा अल्फाबेट रहेंगे, जो लंबा नाम है उसमें एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी लॉन्ग रहेगी, और जिस टर्म में कम अल्फाबेट है, शॉर्ट नाम है,
उस इन्फ्लोरेसेंस में एक्सिस शॉर्ट रहेगा। क्लियर? देखिए, एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसको हम नाम देंगे पेडंकल। सपोज दिस इज ब्रांच और यहां पर एक एक्सिस है, इसके ऊपर फ्लावर्स का ग्रुप बॉर्न हो गया, फ्लावर का क्लस्टर बॉर्न होता है। तो ये जो बीच में एक्सिस है बच्चों, ये वाली लाइन जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज पेडंकल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज floral axis or only sometimes it is also called as rachis। जैसे मैं आपको लेक्चर में आते के साथ rachis के बारे में बताया कि स्पेशली ये टर्म पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के लिए यूज होती है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपको इन्फ्लोरेसेंस में ये वर्ड दिया जाए तो भी उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि इन्फ्लोरेसेंस में जो rachis होता है वो पेडंकल यानी फ्लोरल एक्सिस को ही कहा जाता है। सो पेडंकल इज लॉन्ग एंड पेडंकल इज शॉर्ट इन केस ऑफ रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस रिस्पेक्टिवली। पेडंकल लॉन्ग रहेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा इन केस ऑफ रेसिमोज, और पेडंकल अपनी ग्रोथ को रोक देगा, लिमिटेड ग्रोथ शो करेगा इन केस ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, एंड इट इज स्ट्रिक्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अपाइकल बड। तो सबसे पहले आप अपाइकल बड को समझ लीजिए। टर्म एक बार रिकॉल कीजिए मेरे साथ, अपाइकल बड, द बड विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पेडंकल। द फ्लोरल बड is present at the end point of the peduncle is called as apical bud। अब देखिए, अगर यहां पर अपाइकल बड फॉर्म होती है तो वो अपाइकल बड फ्लावर को ओपन करेगा। इस अपाइकल बड के प्रेजेंसी की वजह से पेडंकल का ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन रेसिमोज में क्या होता है कि अपाइकल बड प्रेजेंट ही नहीं होती है। यहां पर जो अपाइकल बड है, दैट अपाइकल बड इज absent। So if apical bud is absent, then peduncle must have to show continue growth, and flowers are continuously born at the lateral position. So this is characteristics of what? Racemose type of inflorescence. So in racemose inflorescence, axis is unlimited. Axis is unlimited, or you can also say that axis is infinite, or axis is indeterminate। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप, तीन वर्ड यहां पे मैं लिखा हूं। एक्सिस इज फर्स्ट अनलिमिटेड, सेकंड इनफाइनाइट, और थर्ड इनडिटर्मिनेंट। तीनों वर्ड का मतलब ये होगा कि एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। मैं सेकंड सेंटेंस में यहां पे लिख देता हूं, एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, ओके, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अपाइकल बड। क्यों कंटिन्यू ग्रो होती है एक्सिस? क्योंकि अपाइकल बड अपेक्स में प्रेजेंट नहीं होती है, ड्यू टू absence of apical bud। This is first point, but we split into 2 points। ये एक ही है लेकिन इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए। अब इसी को अगर हम रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में स्टडी करते हैं तो देखिए, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा। फर्स्ट पॉइंट रेसिमोज में आपको याद क्या रखना है कि अपाइकल बड इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द पेडंकल। सो ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, एक्सिस इज लिमिटेड। यस, एक्सिस इज लिमिटेड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अपाइकल बड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से रेसिमोज और साइमोज में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लिमिटेड की जगह पे हम यूज कर सकते हैं फाइनाइट वर्ड को, और हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट।
axis is determinant. Okay, so these are not only characteristics but also differences between racemose as well as cymose inflorescence. Now second point related to characteristic, axis is not continue to grow, and why it is due to? It is due to, yes, presence of apical bud. Apical bud is present at the end point of the peduncle or floral axis. So these are the two characteristics and differences between racemose and cymose inflorescence. Look with very careful and minute observation, okay? Apical bud is absent in racemose, apical bud is present in cymose. In case of racemose, axis is unlimited, infinite, or continue to grow, indeterminate. In case of cymose, axis is limited, definite, or determinate, not continue to grow due to presence of what? Apical bud. Now second characteristic, which is also one of the most important related to the racemose inflorescence. Racemose inflorescence show acropetal succession of flowers. Acropetal succession of flowers. Now what is the term acropetal mean over here? And what is acropetal succession? देखिए succession जो term है ये sequence को represent करती है कि flower किस sequence में develop है. For example, यहाँ पर मैं racemose के ऊपर diagram draw कर देता हूँ. Let us consider that this is flower axis. Apical bud is not present, so it continue to grow throughout. And flowers are born at the lateral position. Acropetal means in this particular axis, young flowers are developed at the apex and older flowers are present at the base. Older flower means the flower which born earlier, and the latest flowers are so called young flower. So this is Y. Y for young flowers, and this is old. O for old flowers. Okay. देखिए जैसे जैसे ये एक्सिस ऊपर बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पे नया फ्लोरल बड आएगा. ये नया फ्लोरल बड फिर नए फ्लावर्स में बॉर्न होगा. ये फ्लावर खिल जाएंगे, फिर एक्सिस ऊपर बढ़ेगी, फिर न्यू फ्लावर्स बॉर्न होंगे. तो ऊपर के फ्लावर के कंपैरिजन में नीचे के जो फ्लावर है वो ओल्डर माने जाएंगे, या नीचे के रिस्पेक्ट में ऊपर के फ्लावर यंगेस्ट माने जाएंगे. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स और दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस ऑफ फ्लावर्स ऑन द पेडंकल in which young flower are present at the apex and old flower are at the base, it is called as acropetal succession, and it is a characteristics of what? Racemose type of inflorescence. So we must write over here that in case of acropetal succession, young flowers are born at the apex and old flowers are born at the base of floral axis or inflorescence axis or radicle. This is what acropetal succession. Second case, let us consider I am going to reduce this axis from bottom and top. मान लीजिए कि जो पेन है ये फ्लोरल एक्सिस है, इसको मैं दोनों तरफ से पकड़कर प्रेस कर दिया हूं, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया हूं. रिड्यूस करने की वजह से जो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा वो आप समझ लीजिए. और ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, चाहे रेसिमोस का एक्सिस रिड्यूस हो
या साइमोस का एक्सिस रिड्यूस हो। एक्सिस को जब हम रिड्यूस करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट जो है बच्चों, यानी अपेक्स जो होता है पेडंकल का, वो प्रेस करने के बाद सेंटर बन जाएगा, बीच में आ जाएगा, और नीचे का जो फ्लोरल एक्सिस है यानी पेडंकल है, ये फैल करके इस तरह से बन जाएगा कि बेसल पार्ट पेरीफेरी पर और अपाइकल पार्ट सेंटर पे। सो दिस एक्सिस रिड्यूस टू बिकम द डिस्क। डिस्क आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जैसा कि मेडिसिन में टैबलेट्स आते हैं, पैरासीटामोल है, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। इलोंगेटेड एक्सिस को अगर आप डिस्क बनाएंगे, आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो टॉप मोस्ट अपाइकल पॉइंट किधर आ जाएगा, सेंटर में, और बेसल पॉइंट किधर चले जाएगा, पेरीफेरी में। मतलब बेस सरकमफरेंस बन जाएगा और सेंटर अपेक्स बन जाएगा। ये दोनों में फॉलो होगा, रेसिमोज में भी और साइमोज में। तो देखिए कि इसको जब हम रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा कि सेंटर अपाइकल पार्ट बिकम सेंटर and basal part become periphery. So what type of change occur here? The change is suppose like this. So at the center youngest flower is present and at the periphery oldest flower is present. So this is in reduced axis. So when axis is reduced, young flower at the apex and old flower is at the base. This is for which axis? This is for long axis. But if axis is reduced, then I am writing over here that young flower is present at the center and old flower is present at the circumference, means at the periphery. This occur when axis is reduced. So I must have to write over here that it is reduced axis. So these two define the acropetal succession. What is acropetal succession? In acropetal succession, there are two situations. If axis is long and if axis is reduced. What is acropetal succession? If axis is long, young flower at the apex, old flower at the base. What is acropetal succession? If axis is reduced, young flower at the center, old flower at the periphery. मैं ये इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो रिपीटर्स हैं, मतलब ड्रॉपर्स हैं। तो एक भी पॉइंट हमको छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, पूरे कंसेप्ट डिटेल में कंप्लीट करना है। ओके, इन स्पाइट ऑफ दिस, व्हेन यू आर मूविंग टू द साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, देन व्हाट इज द characteristics of arrangement of flowers? In cymose inflorescence, flowers are arranged in basipetal succession. Basipetal succession. It is inverse as that of the acropetal succession. So basipetal succession of flowers occur in cymose inflorescence. Here is also two situations. First situation is axis is long. Now as a cymose, apical bud must be present and that apical bud get open into the flower. First, axis, floral axis, peduncle जैसे ही elongate होगी, सबसे पहले apical bud open होगा और flower को born कर देगा। अब एक्सिस का जो लेंथ है बच्चों वो लॉक हो गया क्योंकि अपाइकल बड गेट कन्वर्ट्स इनटू फ्लावर, सो लेंथ ऑफ एक्सिस बिकम लॉक्ड। अब ये एक्सिस इलोंगेट नहीं हो सकती। अब क्या होगा कि नीचे दो फ्लोरल बड बनेंगे, एक फ्लोरल बड भी बन सकता है। अब ये फ्लोरल बड फ्लावर में ओपन होंगे। याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन सा फ्लावर ओपन हुआ, अपाइकल, और उसके बाद में नीचे के दो लेटरल फ्लावर्स। तो अगर आप कंपेयर करते हैं अपाइकल फ्लावर एंड टू लेटरल फ्लावर्स, ओल्ड कौन है? ओल्ड है अपाइकल और यंग कौन है? लेटरल। इसके बाद
नीचे फिर से 2 बड फॉर्म्स होगी और 2 नए फ्लावर्स यानी यंग फ्लावर बॉर्न। तो आप देखिए कि ओल्ड फ्लावर का लोकेशन किधर है, अपेक्स पर, और यंग फ्लावर का लोकेशन किधर है बच्चों, बेस ऑफ द पेडिकल की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड एज बेसिपिटल सक्सेशन। द सक्सेशन मीन्स द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर in which young flower is present at the base according to the diagram which I had drawn over here, and old flower is present at the apex due to opening of apical bud. Clear? And this is when axis is long. So this characteristic is for long axis. Now similar to racemose, racemose की तरह अगर हम इस फ्लोरल एक्सिस को रिड्यूस कर देते हैं तो चेंजेस कैसे होंगे कि जो अपाइकल पॉइंट है वो सेंटर बन जाएगा और जो बेस ऑफ द पेडंकल है वो पेरीफेरी पे चला जाएगा। समझ गए ना? तो सेंटर में ओल्डर फ्लावर रहेगा और पेरीफेरी पर यंग फ्लावर इफ एक्सिस इज रिड्यूस्ड। So next characteristic is young flower is developed at the periphery. Young flower periphery पे चले जाएगी क्योंकि बेस periphery पर चला गया। At periphery and old flower is born at the center. And this is when axis is reduced. So this character belong to the reduced axis. Okay. So these are the differences between racemose and cymose inflorescence related to the succession of flower. Acropetal succession in racemose inflorescence, basipetal succession in case of cymose inflorescence. There is one more characteristic which is related to the sequence of opening of the flower. Look at the racemose inflorescence in this particular diagram. Let us consider the axis is long, that is peduncle is long, and these are not the flowers. Suppose these are the floral buds. ये सब जो हैं सर्कल्स ये फ्लोरल बड्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी बड को पहले ओपन होने का अधिकार है? जो ओल्ड है, मतलब जो पहले से बड फॉर्म होगी वो पहले ओपन होगी, या वो बड पहले ओपन होगी जो जस्ट अभी फॉर्म हुई? तो आपका आंसर रहेगा कि नहीं सर, जो पहले से बड है वो ओपन होगी, और जो बड अभी अभी बॉर्न हुई उसको टाइम लगेगा ओपन होने के लिए। So what is the sequence of opening of flowering? Flowers are either open from top to bottom or from bottom to top. Got it? So you must have to answer that the floral buds must have to open from bottom to top. Point number one. Point number two, if axis is reduced, then older buds are at the periphery and young buds are at the center. Then which bud must have to open first? Either younger bud or older bud? Your answer is older bud must open first, and then opening goes toward the most youngest bud, that is toward the center. So what is the direction of opening of flower in this disc? Flowers are open from periphery to the center, and anything from periphery to center is called as centripetal. Okay, फिजिक्स के अंदर सर्कुलर मोशन चैप्टर है, आपने उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. So if flowers are opening from periphery to center, then this direction of opening of flower is called as centripetal opening. I must have to write over here that the direction of opening of flower is centripetal. So point is centripetal
Okay, continue. So centripetal is a pattern of opening of flowers since flowers are opening from periphery toward the center. So centripetal opening of flowers is a characteristics of racemose inflorescence, whereas in case of cymose inflorescence, now come to the diagram. Yes, let us consider I reduce the axis and axis become like this. So old flower which is present at the apex move towards the center. So this is older flower, and young flower which are at the base of the peduncle get moved towards the periphery. So peripheral part show the presence of young flower. Now my question is same. Which floral bud must have to open first, either old bud or young bud? So answer is old. Old bud must be open as early as possible, and opening is moving towards the young part, means opening is moving from center to the periphery. So this opening of flower is away from the center. Opening is going away from the center. It is called a centrifugal opening. Okay. So the next characteristic in cymose inflorescence is, I am writing with same, that is white marker, centrifugal opening of flowers occur in, yes, cymose inflorescence. तो आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी सी नोट्स बनाएं ताकि ये आप ही के रिवीजन के लिए बहुत आसान बने. तो देखिए, राइट फ्रॉम बिगिनिंग वी आर स्टडिंग इनफ्लोरेसेंस. ओके, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें आप. नेक्स्ट, दिस स्क्रीनशॉट. Okay. Now, these are the basic characteristics and basic differences between racemose and cymose inflorescence. As far as we are studying racemose inflorescence in more detail, then racemose inflorescence has been classified into 3 more types, that are axis elongated, if axis is very long, then axis short, the length of axis is short but not limited. Okay, limited word is different and long short is different. Third type in racemose is axis become disc. Okay, so this having some further classification we are studying in the next video lecture. Thank you very much.